दोस्तों प्रकाश यानी कि लाइट साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें प्रश्न ना पूछा गया हो। रेलवे, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, पुलिस, हर एक विभाग में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए पूरा दम लगा दीजिए इस टॉपिक को कवर करने में, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। दोस्तों प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हम लोग का होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या फिर अपवर्तन। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी यानी कि ध्रुवीकरण। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यानी कि ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो दोस्तों ध्रुवीकरण यह निर्णय लेने में सहायक होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि मैक्सवेल। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो दोस्तों मैक्सवेल ने खोज की है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि दोस्तों प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा खोजा गया? तो हम लोग का प्रश्न यही है, न्यूटन के द्वारा, हाइजेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फिर फेराडे के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हम लोग का कौन सा होने वाला? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइजेंस के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो दोस्तों हाइजेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, दोनों के समान या फिर किसी के समान नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दोनों के समान, यानी कि तरंग के समान भी है और कण के समान भी है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसके लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है? दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि निर्वात में। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होती है? तो दोस्तों निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। और वेग के बारे में भी आप जान लीजिए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो दोस्तों 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने खोजा? तो दोस्तों रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग का ज्ञात किया था, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने खोजा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर अचानक कम हो जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वैसा ही रहता है, यानी कि माध्यम के तापमान पर वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो दोस्तों वैसा ही रहता है, यानी कि तापमान पर कोई भी असर नहीं पड़ता है प्रकाश की गति पर। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग में पूछा गया कि कितना समय लेता है पहुंचने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8 मिनट। कितना? तो 8 मिनट लेता है लगभग हमारे पास पहुंचने में सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों लगभग में पहुंचता है 8 मिनट लगता है पहुंचने में। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी यानी कि किरीट, जिसे कि कोरोना भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों किरीट यानी कि कोरोना भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। देखिए हम लोग का
अगला हम लोग का प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण निम्न में से कब होता है। दोस्तों ये भी आपको पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण निम्न में से कब होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जब चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्रमा बीच में होगा तो कौन सा ग्रहण होगा, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण होगा जब चंद्रमा बीच में होगा। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि किस टाइम होता है, तो अमावस्या के टाइम होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब अमावस्या होता है उसी टाइम क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों आप इसे भी याद रखिएगा। और ऐसा हम लोग का कब होता है, तो जब चंद्रमा बीच में होगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण निम्न में से कब होता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण का भी आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा चंद्र ग्रहण तभी होगा जब पृथ्वी बीच में होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों जब पृथ्वी बीच में हो। और मैंने आपको कहा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा बीच में होगा। दोस्तों आप दोनों ही प्रश्न याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में होगा, और चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी बीच में होगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो दोस्तों याद रखिए कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन में होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा परिघटना होता है। दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, यानी कि एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यक्तीकरण पर, विवर्तन पर, या फिर ध्रुवन पर। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो किस पर दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आप इसे भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न आपको पूछा गया एग्जाम में है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए भी राइट आंसर। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकीर्णन पर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या फिर तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। दोस्तों तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आवृत्ति समान बनी रहती है, यानी कि आवृत्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होता है, तो आवृत्ति समान बनी रहती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप पूरी ही वीडियो देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, हल्का पीला, नीला, नारंगी, या फिर काला। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि काला। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों काले रंग का दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काले रंग का। दोस्तों अगला हम लोग का
प्रश्न हम लोग का अगला है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न के कारण से होता है, यानी कि वातावरण में जो प्रकाश जो विसरित हो जाता है, जो फैल जाता है, वो किसके कारण फैल जाता है दोस्तों। तो प्रश्न हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा किसके कारण, तो दोस्तों धूलकण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न के कारण से होता है, तो किसके कारण से दोस्तों, तो धूलकण से होता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग लाल है, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल रंग खतरे का प्रतीक है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, यानी सबसे कम बिखरती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है किसके कारण, तो लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी कि सबसे कम बिखरने वाला रंग कौन सा होता है, तो दोस्तों लाल रंग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। प्रश्न हम लोग के लिए काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैगनी रंग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाता है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है, तो दोस्तों किसके कारण छा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला हम लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ये वास्तविक बात है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि वायुमंडलीय पर अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह घटना घटती है दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि समतल दर्पण का। तो पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, समतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसे बनाने में दोस्तों, पेरिस्कोप बनाने में, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है दोस्तों। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो हम लोग का प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का हम लोग का परिणाम है दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न है कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहन से जो पीछे जो वस्तु आती है उसे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल दर्पण। आप जो वाहन चलाते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं, देखिए आपको दोनों साइड में आपको दो तरह का दर्पण दिखाया जाएगा, तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, यानी कि जो रोगियों के जो दांत देखा जाता है तो डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण का। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप याद रखेगा, काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतल दर्पण, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला हम लोग का
प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं वो किस तरह के दर्पण का यूज करते हैं, किस तरह के दर्पण को प्रयोग में लाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यदि आपको ऑप्शन में अवतल दर्पण ना रहे, यदि आपका दर्पण रहे समतल, तो दोस्तों आप समतल दर्पण भी आंसर लगा सकते हैं। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल और समतल दोनों, लेकिन यदि आपका ऑप्शन में यदि आपका अवतल है तो आपको आंसर अवतल ही लगाना है। अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग का अगला है कि देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रेटिना पर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, तो दोस्तों रेटिना पर बनता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा, काफी हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब जो हमारे आंख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा भी होता है दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग का अगला है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम यानी कि सबसे कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी कि जितना लंबा व्यक्ति है उसके उसके लंबाई का आधा उसका दर्पण होना चाहिए, तभी वो अपनी पूरी प्रतिबिंब देख सकता है दर्पण में। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए। अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जब एक वस्तु को जब दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाएगा तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों आपको यही पूछा गया प्रश्न में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनंत, यानी कि अनंत यानी कि इनफिनाइट बनेगा आपका प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि तरंगदैर्घ्य द्वारा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य द्वारा क्या होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, यानी कि निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है, यानी कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला है वो किसके भांति कार्य करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि अवतल लेंस। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि डायोप्टर निम्न में से किसकी इकाई है, यानी कि डायोप्टर से किसे मापा जाता है, किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लेंस की क्षमता की मापक होता है क्या, तो डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। डायोप्टर निम्न में से किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, यानी कि पावर कितना होता है धूप के चश्मे की। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शून्य डायोप्टर, यानी कि जीरो डायोप्टर। दोस्तों शून्य डायोप्टर होता है कितना, तो शून्य डायोप्टर होता है धूप के चश्मे की क्षमता। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है, यानी कि उसका पावर पर क्या असर पड़ता है, उसके कैपेसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि घट जाती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है उसका क्षमता, तो दोस्तों उसका क्षमता घट जाती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है। तीन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बैगनी रंग का। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए
राइट आंसर सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो दोस्तों बैगनी रंग है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग का शानदार है, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दोस्तों निम्न में से यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लाल रंग का। याद रखिएगा दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है या फिर प्रकीर्णित करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी यानी कि परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित कर देता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों हरी पत्तियों का जो पौधा है जब उसे लाल रोशनी में रखा जाएगा तो किस रंग का दिखाई देगा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि काला रंग का। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों काले रंग का दिखाई देगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? यानी कि एक लाल रंग का किसी भी कांच को यदि गर्म कर देंगे तो वो किस रंग का दिखाई देगा? तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हरा रंग। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि लाल रंग के कांच को जब गर्म करेंगे तो किस तरह दिखाई देगा? हरा रंग का, यानी कि ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखाई देगा। दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होते हैं उसमें मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल नीला पीला या फिर लाल पीला हरा या फिर लाल नीला हरा या फिर नीला पीला हरा। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाल नीला और हरा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल नीला और हरे रंग का होता है। दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? यानी कि परिणामी रंग किस तरह का बन जाएगा? मैजेंटा, सफेद, काला या फिर श्याम। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सफेद। एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? तो दोस्तों सफेद यानी कि व्हाइट रंग का हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो कैमरा होता है तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस या फिर समान मोटाई का लेंस। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कॉर्निया। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन के आविष्कारक का आपको नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गैलीलियो ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
अगला हम लोग का प्रश्न है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, तो दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग का अगला है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेरियोस्कोप का। किसका, तो पेरियोस्कोप यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयुक्त किया जाता है, तो पेरियोस्कोप पर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि यानी कि लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण से होता है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण से होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किस कारण से होता है, तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया, हर एक प्रश्न आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको पसंद आए तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।